हेलो गाइस, वेलकम टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज एपिसोड नंबर 1 में। मेरा नाम प्रियांशु रंजन है और आज इस एपिसोड नंबर 1 में हम बात करेंगे एसएसटी यानी सोशल साइंस के बारे में। तो देखो, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे बड़ा माना गया है 10th क्लास में। इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट आ जाता है। एक को एडिशनल सब्जेक्ट मान लो जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, और ज्योग्राफी के साथ अपना डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। तो इन 5 सब्जेक्ट का अपना अपना रोल होता है, सभी अपने एरिया में सबसे बेस्ट माने गए हैं। और ये 5 सब्जेक्ट जो है फ्यूचर में जो होता है रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि आप जब फ्यूचर में जब जाओगे तो इन 5 सब्जेक्ट में आप कुछ ना कुछ जो भी सीखोगे वो फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यही दिक्कत होता है कि एसएसटी का सिलेबस इतना बड़ा है, अब उसको कैसे कंप्लीट करें। अब सितंबर भी खत्म होने को आ ही गया है, अब ना तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम बचा, अब ना ही इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते। जिसको मुझे 1 साल में करना था अब मुझे उसको 2-3 महीना में करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अब एसएसटी को कैसे कंप्लीट करें। तो इसलिए मैं एसएसटी को एपिसोड नंबर 1 में रखा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया एसएसटी के बारे में बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, याद कैसे करें, एमसीक्यू कैसे याद करें। इसका तो लगता है 1000 से 2000 इसका ऑब्जेक्टिव ही होगा, यानी एमसीक्यू। अब उसको याद करेगी, क्वेश्चन आंसर याद करे, अब सिलेबस भी कैसे कंप्लीट करे। तो बहुत मतलब इसमें जो ना कंफ्यूजन हो जाता है। और एक तो इतना कम टाइम बचा, बच्चा के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आए और प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो पाए। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एजुकार्ट के सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक दोनों ही स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं सैंपल पेपर की, तो इसमें आपको 3 वर्कशीट्स मिलती है जिसमें एनसीईआरटी के ट्रिकी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। उसके बाद 9 टेस्ट पेपर्स हैं, साथ ही 6 फुल सैंपल पेपर और 2 सील्ड सेट्स दिए गए हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसे होते हैं। इससे आपको रियल एग्जाम वाली फील आती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। इसमें पूरी एनसीईआरटी थ्योरी को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ मार्किंग स्कीम और आंसर राइटिंग टिप्स भी दिए गए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपर के आंसर्स भी इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पुल आउट वर्कशीट्स और 3 सैंपल पेपर एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं जिससे एग्जाम जैसी प्रैक्टिस आसानी से हो जाती है। अगर आपको ये बुक्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो जल्दी जाओ, एजुकार्ट के सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक को लो और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो सबसे पहले यही पॉइंट है कि एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब इस एसएसटी के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तो आपका जो 4 सब्जेक्ट है उन 4 सब्जेक्ट में कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होंगे जिससे मेजोरिटी ऑफ द जो मार्क्स आने वाला एग्जाम में, मतलब जिसको हम लोग हाई वेटेड चैप्टर बोलते हैं आसान भाषा में, मतलब जिससे ज्यादा मार्क्स आता है। तो उन सभी चैप्टर को पहले एक पेपर में नोट डाउन करो। जहाँ पे भी पढ़ते हो, एज यूजुअल मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बता दिया, जहाँ पे भी पढ़ने के लिए बैठते हो, सामने वाले दीवार में या जहाँ पे आपका नजर जाता है, कहीं पे भी तो पढ़ने के लिए बैठते हो ना, जहाँ पे नजर जाता है, अरे जहाँ पे उठते हो वहीं पे चिपका दो, ताकि उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले कंप्लीट करो। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स जो होगा उन चैप्टर से आने वाला है। अगर आप उन चैप्टर को ही नहीं पढ़ोगे तो आपका मार्क्स कहाँ से आएगा, और आप 90+ का सपना तो आपका सपना ही रह जाएगा। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का एक साइकिल फॉलो करो। अगर आपने नोट्स बना लिया है तो नोट्स को गो थ्रू करो, यानी रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद 2-3 क्वेश्चन होगा कि जिसका आपको आंसर नहीं आएगा, तो उन क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना। आपको देखना है कि जो भी आपका पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक है उसमें किस तरीके से उस आंसर को लिखा गया और आपने किस तरीके से लिखा। आपको प्रैक्टिस भी करते रहना, मतलब आंसर राइटिंग भी आपको साथ ही साथ करना है, क्योंकि अब टाइम तो कम है, अभी से करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिखो। अब ऐसा नहीं कि जैसा वर्ड वो लिखा उसी तरह लिखना। भाई किताबी भाषा थोड़ा हार्ड हो जाता है, वहाँ पे लिखा रहता है यथासंभव अपने भाषा में ही उत्तर दे या अपने शब्दों में उत्तर दे। तो क्यों भाई अपना शब्दों में उत्तर दो ना भाई। एग्जामिनर को तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि भाई देखे कि हाँ ये तो किताबी भाषा लिखा है, इसको मार्क्स लो। वो देखता है कि टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आंसर लिखा है कि नहीं।
तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप अपना नॉर्मल भाषा, जैसे अपना दोस्त यारी से बात नहीं करते व्हाट्सएप लैंग्वेज में, उस तरीके से बात करो। ऐसा नहीं कि फिर हिंदी को इंग्लिश में लिखा है, आपको लिखना है टू द पॉइंट, ठीक है। मतलब शॉर्ट भी नहीं लिख रहा है, बिटवीन को B/W नहीं लिख दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलना। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। आप बाकी चैप्टर्स भी बच गए भाई, उनसे भी तो कुछ सवाल आएगा, उनको क्या ऐसे फेंक देना है, ऐसा नहीं करना है। इनसे भी सवाल है, उनसे भी कुछ सवाल आएगा, उससे भी कुछ पोर्शन आएगा, तो उसको भी तैयारी करना है, उनको भी इसी तरीके से करना है, लेकिन उसमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप उसको भी कंप्लीट कर लेने के बाद आपका जो फाइनल चीज होता है जिससे आपका मैक्सिमाइज हो सकता है आपका मार्क्स, मतलब आप अच्छे तरीके से अपना मार्क्स को कवर कर सकते हो 90+ लाने के लिए, आपको आंसर प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करना है। अब किसी भी आंसर को प्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। अगर SST में बात करें तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन अब आपको मैं बेसिकली 2 तरीका बताऊंगा जिसमें आपका जितना भी फॉर्मेट है वो सभी कवर हो जाएगा। तो फेमस होता है 2 में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से याद है कि हाँ अगर ये मुझसे पूछ रहा है तो मैं इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर बता सकता हूँ जो मेरे कॉपी में लिखा है, तो उसको करने के लिए उसमें जो होता है ना, आप बुलेट पॉइंट्स का आंसर लिखो। बुलेट पॉइंट्स मतलब कि पॉइंट बना के नहीं लिख देना, 1 नंबर देना रोमन में, फिर आपको लिखना अपना आंसर, फिर दूसरा पॉइंट देना, फिर अपना आंसर लिखना है। अब स्टार्टिंग का जो 3-4 पॉइंट, अब देखो मार्क्स के हिसाब से होता है, 2 नंबर का भी होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और अगर आपका CBSE बोर्ड है तो 3-4 मार्क्स का भी होता है। तो जितना भी मार्क्स है उससे आपको 2 पॉइंट ज्यादा ही लिखना है। अगर 3 मार्क्स का पूछ रहा है तो 5 पॉइंट लिखना है, अगर 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको उस हिसाब से उससे 2 पॉइंट ज्यादा लिखना है। और जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा, जो लास्ट का पॉइंट होगा, उसमें वो आपको अच्छे तरीके से याद है उसी को लिख रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में अच्छा वाला लिख दिया, स्टार्टिंग में हमको याद नहीं था वो लिख दिया, ऐसा नहीं करना। पहले अच्छे तरीके से सोचना है कि हाँ मुझे ये अच्छे तरीके से याद आ रहा है, यही आंसर होगा इसका क्वेश्चन आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, तो उसी को लिखना है, ठीक है। अब इस तरीके से आपका बुलेट पॉइंट आपका हो जाता है कवर। अब बात करते हैं पैराग्राफ का। पैराग्राफ में अगर मान लो आपको क्वेश्चन आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से घुमा के लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है, फिर आपको जो मेन कंटेंट आएगा उसको लिखना है, देन लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में आपको जो होता है ना उसको घुमा के लिखना है। तो क्वेश्चन पूछा है उसी को घुमा के उसी को दे दो। एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ गया है। अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहा है कुछ और आप बता दिए कुछ और, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ही बताओ। और अगर 2 दिन अगर सेम पॉइंट आ रहा है याद में तो उसको भी उसमें घुसा दो, ठीक है। पैराग्राफ से आप बच भी सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ में तभी यूज करा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम बचा है, अगर एग्जाम लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, टाइमलाइन बना सकते हो। जिस तरीके से मैंने किया आप इस तरीके से देख सकते हो। और जब भी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आता है आप वहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। और जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी हो, उसमें आपको एग्जाम्पल्स जरूर देना है। जैसे मैंने दिया है इस तरीके से आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन में देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा जो भी लिख रहा है वो उसको पता है कि हाँ मैं यही चीज लिख रहा हूँ और ये एकदम करेक्ट है। तो एग्जामिनर को आप जो है मैनिपुलेट कर रहे हो, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया, इसको मार्क्स दो, उसके पास टाइम नहीं बचता है। तो इसमें जो है ना डार्क साइकोलॉजी काम आता है। अब भाई इतना भी मत समझो कि कहाँ डार्क साइकोलॉजी चला गया, पढ़ाई का बात करो ना, हाँ तो उसी का बात कर रहे हैं। एग्जामिनर का साइकोलॉजी के साथ आपको खेलना है, आपको ऐसा जताना है कि भाई मुझे हर कुछ आता है और मैंने जो भी चीज लिखा है इस पेपर में वो सब कुछ सही है। तो एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देगा। तो मेजॉरिटी जो होता है, अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए SST में तो आपका जो आंसर प्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप आंसर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेते हो तो समझ लो कि आपको 10 से 20 मार्क्स आराम से बढ़ जाएगा। जो पॉइंट्स मैंने बताया है उसको आप विजुअलाइज करो। अगर मैंने उसका विजुअल्स नहीं दिया तो आप उसको खुद से विजुअलाइज करो। मैं 2-3 B-rolls लगा दूंगा, आप देख सकते हो, मतलब कि एग्जाम्पल देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने बनाया था। अब बाकी 2-3 छोटा पॉइंट है कि भाई आप कुछ MCQs याद नहीं होता है, कुछ कैरेक्टर्स का नाम याद नहीं होता, कुछ ईयर्स याद नहीं होता। SST में बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ये जो था वार कब हुआ था, सैडान का युद्ध कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, वो कब मरा था। तो ये सब को आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो आप जैसे क्वेश्चन बैंक पर जाओगे
कुछ क्वेश्चन होगा कि ना जो आपका याद नहीं होगा, तो उसके लिए आप हर सब्जेक्ट का एक एक कॉपी बना लो और चैप्टर वाइज आप उन क्वेश्चन को लिखते जाओ। ठीक है, लिखोगे तो आपको एक तो पहली बात याद होगा, आपका जो है ना एक्टिव रिकॉल होते जाएगा कि हाँ वो चीज़ पढ़े तो आप लिख रहे हो तो आपको फिर से एक दिमाग में आ जाएगा एक बार। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं बचा तो आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन बैंक है उसी में टिक कर दो। ठीक है, अब जब भी आप क्वेश्चन बैंक को खोलोगे देखोगे हाँ बाकी सब याद है, बस ये टिक वाला को याद करना है, तो उसको बार बार पढ़ते रहो। भाई तुम बचपन से तुम दाल चावल खा रहे हो, कभी भूले हो कि मुझे दोपहर में खाना नहीं खाना, नहीं ना। तो उसी तरीके से तुम अगर लगातार अगर उस क्वेश्चन को याद करते रहोगे तो तुमको एक ना एक टाइम के बाद याद हो जाएगा। तो कम से कम 10-15 बार याद करो, आराम से याद होगा। ठीक, और बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा पिछले 4-5 साल से उसको याद करना, तो कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत घातक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरलिंक होता है। आप अगर अच्छे तरीके से पढ़े हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, ये तो भाई ज्योग्राफी में भी आ रहा है, ये तो सिविक्स में भी आ रहा है, ये तो इकोनॉमिक्स में भी आ रहा है। अगर ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़े तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अगर मान लो आप हिस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन वाला पढ़ लियो, ठीक है, चैप्टर पढ़ लियो, और आपको वही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछ लिया, तो हिस्ट्री का जो भी है आप उसमें अच्छी तरीके से लिख सको, लेकिन उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टच डालना है, उसमें आपको एग्जाम्पल देना है इकोनॉमिक्स का। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको चारों सब्जेक्ट का याद करना, बस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देख लेना, बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लेना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लेना है। इतना चीज अगर आप कर लेते हो तो 90+ के आप 99+ स्कोर कर सकते हो। तो एपिसोड नंबर 2 में किसका स्ट्रेटेजी चाहिए आप कमेंट करके बता दो। एंड अगर आपको मेरे बारे में जानना है कि मैंने 10th में कितना मार्क्स स्कोर किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।